बात की थी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने देखा था कि 4 प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन के बारे में हमने बात की थी। तो इन सभी तत्वों में जो प्रोटीन होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो कल आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, जिसे आप कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण तत्व। तो बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इनसे आपके शरीर को क्या मिलती है, हमने बात की थी ऊर्जा मिलती है। आपके शरीर की वृद्धि के लिए, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए, विकास के लिए क्या होते हैं, ये जरूरी होते हैं, ठीक है। आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, अगर वो क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, यानी अगर वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो पोषक तत्व हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो कल हमने बात की थी कि बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमने कार्बोस के बारे में पढ़ा था, जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। फिर हमने बात की थी प्रोटीन, वसा और विटामिन्स भी हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने बात की थी किसकी, खनिज तत्वों की। खनिज तत्व और लवण साथ में थे, ठीक है। मिनरल्स, साल्ट और मिनरल्स इसे हम कहते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे भोजन में इनका होना जरूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने शरीर को सही प्रकार से संचालित कर सकें, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो सही प्रकार से काम कर सकें। और ये आपको अलग अलग तरह का क्या देते हैं, अलग अलग तरह की चीजें उपलब्ध कराते हैं। जैसे जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपको क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को करने का जो मेजर शक्ति आपको मिलती है, ऊर्जा जो आपको मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब आप प्रोटीन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपकी मांसपेशियों का निर्माण करता है, आपके शरीर की जो ग्रोथ है उसके लिए क्या है, ये बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं मांसपेशियों का, या फिर आपके शरीर में जो उत्तक होते हैं, उत्तक आपने पढ़े होंगे कि जब हम बात करते हैं हमारा शरीर जो है वो किसका, सेल यानी कोशिका का बना हुआ है। जब बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है, आप कह सकते हैं ग्रुप, क्या है, एक समूह ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ कोशिकाएं क्या करती हैं, एक साथ एक ही कार्य को मिलकर क्या करती हैं, एक ही कार्य को जब वो पूरा करती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसे उत्तक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये एक कोशिका है, ठीक है, जब ये क्या करती है, एक कोशिका विभाजित होती है तो ये क्या बनाएगी, दो कोशिकाएं बनाएंगी। अब ये तीनों कोशिकाएं आपको क्या दिख रही हैं, बिल्कुल सेम दिख रही है, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ये दिखने में भी क्या होंगी, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इनका फंक्शन मतलब कार्य भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक क्लटर आपको दिखाई देता है, मतलब एक गुच्छा आपको दिखाई देगा, कैसा, ऐसे सेल्स का, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एक ही चीज के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आपका भोजन पचाने का कार्य कर रहे हो, श्वास लेने का कार्य कर रहे हो, मतलब आपके शरीर में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं या वापस भेज रहे हैं। तो ये जो आपको एक ग्रुप दिख रहा है सेल्स का, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम उत्तक का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम उत्तक कहते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन जो है वो आपके शरीर में मांसपेशियों को बनाने में, और आपके शरीर में जो उत्तक होते हैं उन उत्तकों को क्या करता है, ये उनको बनाता भी है। जैसे कि हमने कहा कि सेल डिवीजन है, सेल को डिवाइड करने में भी क्या करेगा, सहायता करेगा, नई कोशिकाओं को भी बनाएगा। और इसके साथ साथ जो कोशिकाएं क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब किसी कारण से आपकी कोशिका अगर डैमेज हो गई तो उसकी क्या करता है, मरम्मत भी करता है, मतलब उसको रिपेयर करने में भी क्या करेगा, ये सहायता करेगा। तो नई कोशिकाओं को बनाने में और उनकी मरम्मत, दोनों चीजों में क्या करता है, ये आपका काम करता है। वसा की जब हम बात करते हैं, वसा क्या करता है, ये भी आपके लिए क्या है, एक तरह की ऊर्जा का कारण है। और
ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी का जो तापमान है उस तापमान को नियंत्रित रखता है, मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन करने में आपको सहायता करेगा। विटामिन और खनिज जो होते हैं, विटामिन और खनिज ये क्या करते हैं, ये आपको अलग अलग तरह के जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं, मतलब उनसे क्या करेंगे, फाइट करने में आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर को नहीं होने देंगे। ठीक है, और अगर बीमारी हो जाती है तो उससे आपके शरीर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचा कर रखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की जितनी भी आपकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, उन क्रियाओं को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, खनिज और विटामिन। ठीक है, और पानी और लवण, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि वाटर, हमारे लिए पानी भी उतना ही आवश्यक होता है। ये आपके शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने में आपके शरीर में सहायता करते हैं। आपके शरीर के लिए क्या है, एक पोषक तत्व के रूप में आप कह सकते हैं काम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, अलग अलग तरह के हमारे शरीर के कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। और इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, प्रोटीन है। प्रोटीन, ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीजें आप नहीं लेंगे तो आपके शरीर का काम चल जाएगा, लेकिन अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये, अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, आपकी कोशिकाओं को क्या करता है, रिपेयर करता है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके विकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ गंधक जैसे अंश, फॉस्फेरस का क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, कुछ गंधक यानी सल्फर जैसा जो प्रोडक्ट है, सल्फर और फॉस्फोरस, ये क्या है, इन सब चीजों का मिश्रण है, मिक्सचर है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व होता है हमारे लिए, जो क्या है कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो आपके शरीर में आपका जो भोजन है उस भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, और अलग अलग तरह के जो प्रोटीन है, वो भोजन से आपको अलग अलग तरह के प्रोटीन मिलते हैं। तो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन है उस तत्व का उपयोग केवल इसके माध्यम से हो सकता है। तो हमारा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करता है, और केवल ये तत्व किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन सही अमाउंट में लेंगे तो आपके शरीर में नाइट्रोजन तत्व की कमी नहीं होगी, और आपके शरीर की ग्रोथ, आपके शरीर का जो विकास है वो क्या नहीं रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, विकास के लिए, आपकी कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है ये। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के लिए। और क्या करेगा, कोशिका को, कोशिका की मरम्मत करने में सहयोग करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन क्या होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, पहले ही मैंने आपको बताया था, लेकिन इस नाइट्रोजन को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करना होता है, तोड़ना होता है। और इसको तोड़ने का काम कौन करता है, केवल एक बैक्टीरिया करता है। ठीक है, और वो बैक्टीरिया ना आपके शरीर में पाया जाता है, ना किसी अन्य जीव के शरीर में पाया जाता है। तो इसके लिए जो नाइट्रोजन है वो आपको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो प्लांट में जैसे आप पल्सेस लेते हैं, दालों की बात हम करते हैं, तो दालों में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और इसलिए हमें अपने शरीर में इस तत्व को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में 31 21% है। ठीक है,
और आप ऑक्सीजन को क्या ले सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आप ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये डायरेक्ट है कि आप एटमॉस्फेयर से ले पा रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन को आप डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ठीक है, NO2 में तोड़ेगा या फिर NO3 में तोड़ेगा। अब इस चीज को क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस प्लांट क्या करेंगे, इस को मिनरल्स के रूप में क्या करेंगे, अपनी जड़ों के द्वारा क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। और प्लांट में क्या होगा, नाइट्रोजन का कुछ प्रतिशत जो है वो उनके अंदर जाएगा। और उससे जो भी वो फ्रूट बनाते हैं, जो भी तत्व उनसे बनते हैं, जो फ्रूट बनते हैं, जो वेजिटेबल्स बनती है, उनको जब आप अपने फूड के रूप में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको आपके शरीर में नाइट्रोजन की जो कमी है उसको हम क्या कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। फिर इसकी उपयोगिता, मतलब इसका यूज क्या होता है प्रोटीन का, तो शरीर के तंतुओं, रक्त वाहिकाओं, आंतरिक अंगों के निर्माण में, उनकी टूटी फूटी क्षतिग्रस्त जो शरीर है उसके विकास की प्रक्रिया में प्रोटीन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। बच्चों में, स्त्रियों में, या फिर ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो शरीर के तंतु मतलब हमारी शरीर की जो रेशे होते हैं, ठीक है, रेशे कहाँ पाए जाते हैं, रेशे मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तो आपकी जो मांसपेशियां, अगर आपने उनका कभी पिक्चर देखा हो तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे मोटे मोटे आपको धागे से नजर आते हैं, और वो एक दूसरे से क्या है, इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन तंतुओं को, मतलब आपकी मांसपेशियों के निर्माण में क्या है, जो प्रोटीन है वो सहयोगी होता है। आपकी रक्त वाहिकाएं, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जिसके अंदर से आपका ब्लड पूरे शरीर में बह रहा है, उनके निर्माण में सहयोगी होता है प्रोटीन। आंतरिक अंगों में, यानी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके शरीर के अंदर के जो अंग हैं, उनके विकास में, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके निर्माण के लिए, यानी उनकी फॉर्मेशन के लिए क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या फिर अगर आपकी कोई भी कोशिका, कोई भी सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए भी क्या चाहिए, आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये क्या करने वाला है, ये, इसको आप कह सकते हैं ये ग्रोथ, ग्रोथ न्यूट्रिएंट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड आप इसे कह सकते हैं, कि आपके शरीर को क्या करता है, बनाता है, आपके शरीर को ये क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, उसकी फॉर्मेशन में सहयोगी है। तो इसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों की ग्रोथ, क्योंकि बच्चों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, और विकास के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उसमें भी, कि जब ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मिल्क फॉर्मेशन हो, उनके शरीर के न्यूट्रिशन की कमी भी पूरी हो, और उनका जो बेबी है, बच्चा है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो। इसके लिए प्रोटीन जो है बहुत उपयोगी होता है। फिर आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का उपयोग करने पर यह वसा के रूप में क्या होता है, आपके शरीर में एकत्रित हो जाता है। और जब कभी भी आपको कार्बोज का अभाव होता है, तो ये जो संचित प्रोटीन है वो क्या है, शक्ति का उत्पादन आसानी से कर पाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे जो भी प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक हर व्यक्ति की, ठीक है, आप कह सकते हैं कि चाहे बच्चे की आप बात करें, चाहे आप किसी फीमेल की बात करें, चाहे किसी मेल की बात करें, तो एक दिन में जो है उसे एवरेज स्तर पर आप बात कर सकते हैं कि 0.8 ग्राम जो है वो बॉडी वेट के आधार पर जो है प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो इतना प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसको आपकी बॉडी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, इसका इस्तेमाल कर लेगी। लेकिन इससे ज्यादा प्रोटीन अगर आप क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, अपने फूड के द्वारा ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपके शरीर में स्टोर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और जब कभी ऐसा समय आता है कि आप, मान लीजिए आपने भोजन नहीं किया है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में जो ये स्टोर्ड प्रोटीन है वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, वो टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या करेगा, आपको एनर्जी देता है, ऊर्जा जो है वो आपको देगा।
तो इससे आपके शरीर की जो आवश्यकता है वो उस समय पूरी होती है। तो इसलिए प्रोटीन क्या है आपके लिए आवश्यक है, आपको ऊर्जा देगा, आपके शरीर के जो अन्य कार्य हैं उनको सहायता करेगा। फिर प्रोटीन पाचक रसों, आंतरिक रस और एंटीबॉडीज का क्या करता है, निर्माण करता है। कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है, उस डाइजेशन प्रोसेस के लिए, मतलब आपके भोजन को पचाने के लिए जिस भी प्रकार के डाइजेस्टिव जूस की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन जूसेस को या फिर आप कह सकते हैं उस केमिकल को सिक्रेट करने में, निकालने में क्या करेगी, आपकी सहायता करेगी। आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कल भी हमने बात की थी कि एंटीबॉडी क्या होती है, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, बनते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार के वायरस या फिर कोई ऐसा ही चीज जो हमारे शरीर को क्या कर रही है, बीमार करने की कोशिश कर रही है, उससे हमारी रक्षा करते हैं। तो उनको बनाने में भी क्या करता है, प्रोटीन आपका सहयोग करेगा। फिर ये मानसिक शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आपकी मेंटल जो ग्रोथ है, आपकी जो मानसिक स्तर का विकास है, उसको बढ़ाने में भी आपकी सहायता करेंगे। साधन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। साधन मतलब ये आपको प्राप्त कहाँ से होते हैं, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ध आएगा, ठीक है। साधनों के आधार पर आप कह सकते हैं प्रोटीन आपको दो तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। एक वो प्रोटीन जो आपको पशुओं से प्राप्त होता है, दूसरा वो प्रोटीन जो आपको पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी आपने देखे हैं डेयरी प्रोडक्ट, जैसे दूध, दही, ये सारी ये आपको किससे मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं जो आपको एनिमल से मिलते हैं, दूध है, दही है, लस्सी है, ठीक है, बटर है, ये सारी चीजें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में आती है, तो उनसे प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो एग कंज्यूम करते हो, मीट लेते हो, ठीक है, इस प्रकार की चीजों से क्या मिलते हैं, आपको प्रोटीन मिलते हैं। तो ये भी क्या होता है, आपके लिए पशु के द्वारा उपलब्ध किए गए प्रोटीन होते हैं। वनस्पति यानी जो आपको प्लांट से मिल रहे हैं, या फिर जो वेजिटेबल से मिलने वाले प्रोटीन है उसमें, ठीक है। तो जैसे दालें होती हैं, जितनी भी प्रकार की दालें आपने देखी हैं, सोयाबीन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जितनी भी प्रकार की फली या आप कह सकते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो आप उसको कंज्यूम करके अपने प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः वनस्पति प्रदत्त मतलब ऐसे प्रोटीन जो आपको वनस्पतियों से मिलते हैं, मतलब पेड़ पौधों से मिलते हैं, ठीक है। वनस्पति का मतलब पेड़ और पौधे दोनों चीजें उसमें आती हैं। या फिर ऐसे प्रोटीन जो आपको मिलते हैं, ठीक है, पशु से मिलने वाले प्रोटीन की अपेक्षा क्या होते हैं, कम उपयोगी होते हैं। पशुओं के कोश में बहुत कुछ मानव कोश के समान ही होता है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका लगभग बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह ही होता है, इसलिए उनसे जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या है वो ज्यादा उपयोगी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मीट या एग खाने की जरूरत है, आपकी जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो आपके वेजिटेबल से, फ्रूट से, इनसे भी पूरी हो सकती है। तो पशु के द्वारा जो प्रोटीन आपको प्राप्त होता है, जैसे दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, मिल्क आप जब पीते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ में जैसे दही, पनीर, अंडा, ठीक है, या मांस या फिर मछली में पाया जाता है अलग तरह का प्रोटीन होता है। मतलब हर एक चीज में अलग अलग तरह का प्रोटीन पाया जाएगा, किसी में भी सेम नहीं होता। तो जैसे जो लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, मिल्क में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। अगर जो लोग एग कंज्यूम करते हैं, उसमें एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है। तो अलग अलग तरह का प्रोटीन जो है पाया जाता है हर किसी में, ठीक है। तो इसी तरह अलग तरह से क्या है, जैसे दही लेंगे तो दही में कुछ अलग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वनस्पति से मिलने वाली जो चीजें हैं, जैसे फलियां हैं, जितनी भी आपने दालें खाई होंगी, वो सारी दालें क्या है, प्रोटीन का सोर्स होती हैं, ठीक है। पशुओं से मिलने वाला जो प्रोटीन है, जैसा अंडा, मांस, मछली, ठीक है। वनस्पति से मिलने वाले प्रोटीन मटर, दाल, सेम आदि जो है अतिरिक्त मात्रा में भी क्या कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। फिर प्रोटीन, अंडे में एल्युमिनियम एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। जो मीट आप लेते हैं उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है, दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, गेहूं में ग्लूकीटीन होता है, ठीक है। और इस रूप से आप कह सकते हैं मटर और दालों में लेग्यूमिनस जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। तो अलग अलग जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको अलग तरह का प्रोटीन मिलेगा, जो आपके शरीर की आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा।
फिर भोजन पदार्थों में प्रोटीन, मतलब कौन सा भोजन अगर आप ग्रहण करेंगे तो उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है उससे आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। तो पदार्थ जो पशुओं से आपको प्राप्त होते हैं, अनाज दालें, मतलब अगर आप पशुओं से प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे आपको 3% जो है प्रोटीन प्राप्त होगा। अनाज और दालों से आपको 3 से लेकर 4, 4.5 तक प्रोटीन मिलेगा। सूखे मेवों से आपको 4 से लेकर 5.5 प्रोटीन मिलता है पदार्थ। ठीक है, जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, मछली, ये मछली का लीवर होता है, ठीक है, मांस, अंडे, सोयाबीन, इनसे आपको अलग अलग तरह की जो रेट दे रखी है, ये प्रोटीन इनसे आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे काजू अगर आप ले रहे हैं, बादाम या प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो 15 से 13% प्रोटीन जो है वो आपको इससे प्राप्त होता है। तो हर एक उसको रेशो को इन्होंने एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप दाल खा रहे हैं, दाल या फिर आप अनाज खा रहे हैं, तो उसको खाने से आप एक दिन में 3 से लेकर 4.5 ग्राम प्रोटीन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप क्या ले रहे हैं, अगर आप सूखे मेवे खा रहे हैं, ठीक है, सूखे मेवे में आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, उनसे आपको 15.0 से लेकर 23.0 तक प्रोटीन जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अलग अलग उससे आपको अलग अलग प्रोटीन प्राप्त होता है। यहाँ पर अलग से ही बता रखा है कि बादाम को लेने से कितना मिलेगा, काजू को लेने से कितना मिलेगा, ये आप अपने आप देख लेना। ठीक है, फिर प्रोटीन से होने वाली हानियां, तो जैसे किसी भी चीज को लेने का क्या होता है कि एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो भी वो आपके लिए क्या है, एक बीमारी का कारण बन सकता है। अगर आप उसे जरूरत से कम लेंगे तो भी वो आपके लिए क्या बनेगा, एक बीमारी का कारण बनेगा। तो आपने सुना होगा कि किसी भी चीज की अधिकता से या फिर किसी भी चीज को कम करने से क्या होता है, आपकी प्रोटीन की जो कमी है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपका शरीर क्या होगा, अस्वस्थ होगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपको थकावट महसूस होगी, आपके विकास की जो गति है रुक जाएगी, जैसे आपकी हाइट बढ़ना रुक जाना, ठीक है, आपकी हाइट छोटी रह जाए, इस प्रकार की जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। रक्तचाप निम्न, मतलब आपका जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। और आपके शरीर का वेट जो है वो क्या होगा, कम होगा, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा कम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से आपको बहुत सारी हानियां हो सकती हैं, बहुत सारे रोग जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो सामान्य सी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिलती हैं कि आपका विकास जो है रुक जाएगा, आपका बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी से, अगर और भी अत्यधिक कमी आपके शरीर में प्रोटीन से होती है तो आपको एक क्वाशियर नाम की बीमारी होती है, और बच्चों में बहुत देखी जाती है कि अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी है तो ये बीमारी उन्हें हो जाती है। ठीक है, उनकी त्वचा कैसे पहचानेंगे, उनकी त्वचा जो है वो कैसे हो जाती है, सूखापन उसमें दिखने लगता है। मतलब जैसे कोई चीज सूखती है, जैसे आपने मिट्टी को देखा है, जरूरत से ज्यादा अगर वो सूख जाएगी तो उसमें क्या होते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो त्वचा है उसमें क्या पड़ेंगे, इस प्रकार से दरारें से आपको दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो वो इसको, आपके जो पैर हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं। ठीक है, शरीर में सूजन देखने को मिलती है। तो अगर प्रोटीन सही अमाउंट में ना लिया जाए तो ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है मारास्मस, इसमें भी ये एक कुपोषण, मतलब जब बच्चा क्या होता है, बहुत सारे पोषणों की कमी है, साथ में प्रोटीन की कमी है उसमें, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की, तो क्या है, उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, बहुत दुबली पतली हो जाती हैं। ठीक है, बच्चे का शरीर जो है बिल्कुल दुबला पतला जो है नजर आने लगेगा आपको। ठीक है, और ऐसे बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें थकान का अनुभव होना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा भूख लगना, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी के कारण आपको अनीमिया भी हो सकता है, अनीमिया, ठीक है, जिसमें क्या होते करते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसी है, हमने अभी कहा था कि ये क्या करता है, कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करता है। तो आरबीसी क्या है, एक तरह की आपकी शरीर में पाई जाने वाली कोशिका है जो रक्त का निर्माण करती है।
अगर आपको प्रोटीन सही अमाउंट में नहीं लेंगे तो अब क्या होगा, आपके आरबीसी जो है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। और आरबीसी नहीं बनेंगे तो आपके शरीर में एचबी की मात्रा कम हो जाएगी और व्यक्ति को अनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की अधिकता आपके शरीर में हो जाती है कि आपने जरूरत से ज्यादा प्रोटीन अगर ले लिया है, तो प्रोटीन की अधिकता के कारण क्या होगा कि आपके, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है, हर क्षेत्र की अपनी जलवायु होती है। तो आपके क्षेत्र की जलवायु जैसे क्या है, गर्म भी है और शुष्क भी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है तो यहाँ पर गर्मी भी आपको देखने को मिलती है और वातावरण कैसा रहता है, शुष्क। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि गर्मियों के मौसम में लू चलती है। तो ऐसे देश जहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट है, मतलब आपकी जलवायु अगर गर्म है, शुष्क है, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रोटीन लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको, उस भोजन को आपका जो पाचन तंत्र है वो क्या नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। आपका जो लीवर है वो क्या होगा, ज्यादा मेहनत करेगा, इसलिए लीवर खराब होने की समस्या आपको हो सकती है। आपकी जो किडनी है, आपकी किडनी वीक हो सकती है। तो ऐसे देश जहां पर ऐसी जलवायु पाई जाती है, जहां पर गर्मी अत्यधिक है, अधिक बहुत ज्यादा मौसम गर्म रहता है, वहां पर लीवर और गुर्दे को प्रोटीन को पचाने में, मतलब आपका जो लीवर है, आपकी जो किडनी है, दोनों ही भोजन को पचाने में आपकी सहायता करती है, ठीक है। फैट डाइजेशन में लीवर आपकी सहायता करेगा, ठीक है। किडनी उसको फिल्टर करने में, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में आपकी सहायता करती है। तो अत्यधिक काम करने से, अत्यधिक वेस्ट मटेरियल को पाचन पाचन क्रिया में शामिल करने से क्या होता है, आपके जो गुर्दे हैं उसमें प्रभाव पड़ता है। और भारत जैसे गर्म देश जैसा अंडा या फिर मछली, मीट का प्रयोग करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र जहां पर मौसम ठीक होता है वहां पर ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली हमारे जैसे देश को इस प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मली आप वेजिटेबल्स खाकर, फ्रूट्स लेकर, ग्रीन वेजिटेबल्स, दालों के द्वारा अपने प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे जल प्राप्ति के साधन के बारे में। तो जल प्राप्ति के मतलब पानी को प्राप्त करने के लिए क्या है, हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। जिन तीन तरीकों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वाटर को, पानी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है, वर्षा का जल, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि ये शुद्ध जल भी होता है। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला पानी, ठीक है। वर्षा का जल मतलब जो आप वो बारिश के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, शुद्ध जल के रूप में हम इसे देखते हैं, पीने योग्य भी होता है और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन के अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाने वाला पानी, जैसे कि ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़ धरती पर होते हैं। नदियां यानी कि रिवर्स आपकी सतह पर पाए जाते हैं। पॉन्ड्स, तालाब आपने देखे होंगे, ठीक है। झरने आपने देखे होंगे, लेक, झीलें आपने देखी होंगी, स्प्रिंग यानी झरने आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब क्या है, आपकी सतह पर, मतलब पृथ्वी जो है, आपकी अर्थ है, उसके सरफेस पर पाए जाते हैं, उसके सतह पर पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो इनमें जो पानी आपको उपलब्ध होता है वो कैसा है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाना वाला पानी है। तीसरा तरीका है आपके पास क्या, पृथ्वी की भीतरी सतह में पाए जाने वाला पानी, जिसे आप कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, या फिर आप कह सकते हैं इसे भूमिगत जल। और इस जल को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कुओं के द्वारा, ठीक है। ट्यूबवेल के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप इसे निकाल सकते हैं, या फिर समरसीबर, ठीक है। इस प्रकार की चीजों से आप क्या कर सकते हैं, अंदर पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्रोत हैं ये आपके जल की अलग अलग तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने में आपका सहयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वर्षा का जल, ठीक है, कि जो रेन वाटर होता है हमारा उसके बारे में। तो प्रकृति रूप से प्राप्त होने वाले जल को, मतलब जो जल आपको खेत से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, और अत्यधिक क्या है, ये शुद्ध होता है। नदियों में, तालाबों में ये जल क्या है, आपको देखने को मिलेगा। जब वर्षा का पानी गिरेगा तो ये नदियों में भी गिरेगा, तालाबों में भी गिरेगा। और
इससे क्या होगा, वर्षा का जल जो है वो आपकी नदियों में एकत्रित होता है। लेकिन ये होता कैसे, आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक चक्र होता है जिसे आप कहते हैं वाटर साइकिल होती है, ठीक है। वाटर साइकिल मतलब जिसे आप कहते हैं जल चक्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होता है, ठीक है, मतलब आपकी सतह पर जो पानी पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका वाष्पो उत्सर्जन होगा, मतलब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी और उसके कारण क्या होगा, वो पानी भाप बनकर बादलों का निर्माण करेगा। और जब ये बादल क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संघनन इनका होता है, तो इसमें पानी की बूंदें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के कारण क्या होगा, वो पानी अपने आप को अंदर बादलों में होल्ड नहीं कर पाएगा और इसके कारण क्या होती है, आपके पास रेन या वर्षा होती है। तो गर्मी के कारण क्या होता है, पानी वाष्प बनकर ऊपर बादलों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, क्या करेगा ये, बादलों का, क्लाउड्स का निर्माण करेगा। और ये ठंडी बादल की जो वायु है संपर्क में जब इसके आते हैं, ठीक है, मतलब जब बादल क्या है ठंडी वायु के संपर्क में आएंगे, तो वर्षा का जो जल है वो क्या होगा, जो वर्षा है वो क्या होगी, होने लगेगी। फिर वर्षा का जो जल है वो क्या है, सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और अत्यधिक गैस या धूल के कणों के कारण ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब आपको अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वायुमंडल में बहुत ज्यादा क्या है, पोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन बहुत है। तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, क्योंकि जो वाहन हम चलाते हैं, जैसे आप जो भी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर, कार, बस, जो कुछ भी चल रहा है, इनसे निकलता है क्या, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा और SO2 निकलता है, जो क्या करता है, एयर पोल्यूशन को कारण बनता है। और ये जो गैसों के पदार्थ हैं वो हमारी एयर में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, हमारी वायु को दूषित करते हैं। जब ये वायु क्या मिलती है, हमारी बादलों से मिलती है, तो क्या करती है, ये खनिज लवण के साथ क्या करती है, हमारी अर्थ पर गिरती है। तो वर्षा का जल जो है उसमें बहुत सारे खनिज लवण आपको देखने को मिलेंगे, पाए जाते हैं, जैसे चूना, मैग्नीशियम से रहित और मृदु होता है ये, ठीक है, कि इसमें, और इसलिए पीने और पकाने के योग्य जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जो है आपको इसमें अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने वाटर साइकिल देखी होगी, इसके साथ आपने एक कि आपकी जो ये क्या होती है, सरफेस ऑफ अर्थ है, कि आपकी अर्थ का सरफेस, जहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो हमारी अर्थ पर सन है वो देखने को मिलता है, ठीक है, नदियां देखने को मिलती हैं जहां से पानी है। तो क्या होता है, जब सन की रेज कहाँ पड़ रही है, आपकी नदियों पर पड़ती है, आपकी अर्थ सरफेस पर पड़ती है, आपके पौधों पर पड़ती है, जो जीव जंतु हैं उन पर जब पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, ठीक है, क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जब ये वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब सूर्य की जो गर्मी है उससे क्या हो रहा है, यहाँ का जो पानी है वो धीरे धीरे भाप बनकर क्या बनता है, वाष्पीकृत होकर आसमान में जाता है, ठीक है, और उससे क्या होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, कि ये बूंदे क्या होंगी, एकत्रित होंगी और धीरे धीरे क्या करती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं, क्लाउड बनते हैं। और क्लाउड में जाकर जो पानी है, ठीक है, जो वर्षा की बूंदे हैं वो क्या हो जाती है, उनका कंडेंसेशन होता है, मतलब उनका संघनन होगा। संघनन के बाद क्या होता है कि जब ये पानी की बूंदे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, और अब जो क्लाउड है वो क्या नहीं कर पाएंगे, इनको अपने अंदर रोक नहीं पाएंगे, तो क्या होता है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है। फिर ये वर्षा दोबारा से क्या होगी, आपके हर एक सरफेस पर, नदियों में, पेड़ों पर, सब जगह होगी। और इस प्रकार से ये जो चक्र है, ठीक है, कि क्या होगा, पहले वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से बादल बनेंगे, बादल से फिर वर्षा होगी, ये चक्र ऐसे ही लगातार चलता रहता है। और इस वजह से ही क्या होता है, हमारी अर्थ पर पानी जो है वो लगातार बना रहता है। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे पास चक्र होते हैं जो अलग अलग तरह के, जैसे गैसेस हैं,
हमेशा आप पढ़ते हैं कि किस प्रतिशत ऑक्सीजन है, कम क्यों नहीं होती। इसी प्रकार से एक चक्र जो है वो चलता रहता है, इसलिए वो इसके अमाउंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला पानी, तो हमारे देश में अन्य देशों के समान जल आपूर्ति का जो मुख्य साधन है उसमें क्या है, नदियां बहुत ज्यादा प्रमुख होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर आपको सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए क्या है, नदियां देखने को मिलती है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, इलाहाबाद आदि जैसी उदाहरण आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदियां नहीं होती हैं। मुख्यतः नदियों के जल को धरातल जल कहा जाता है। स्रोत जल का एक मिश्रित साधन कहा जाता है कि ये क्या है, एक तरह का मिश्रित साधन है जल का। गांवों में प्राय नदियों का जल जो है पीने के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जहां पर कुछ जगह बिजली उत्पादन में भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं कि बिजली बनाने के लिए। फिर वर्षा का जल जब धरती पर गिरता है तो ये तालाबों और झीलों में क्या होता है, एकत्रित होता है और इसका कुछ भाग नदियों में बह जाता है। आज भी कई प्रकार के नगर कस्बे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर धरातल का जो जल है वो क्या है, किस पर निर्भर है, क्योंकि वहां पर नदियां, प्रमुख तालाब नहीं है, तो वो भूमिगत जल से ही क्या करते हैं, अपने पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करेंगे, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अपनी सिंचाई के लिए भी वो क्या करते हैं, भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो भी पानी आपको किस पे, पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या है, ये सरफेस वाटर है, धरातल पर पाया जाने वाला जल है। ठीक है, और नदियों में जो जल उपलब्ध होता है उसका हम अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, नदियों में, तालाबों में। और आपकी जो नहरें हैं, नदियों से नहरें बनाई जाती हैं, तो नदियों पर आप क्या कर सकते हैं, नदियों को पर बांध बनाए जा सकते हैं। बांध से जब क्या होता है, पानी गिरता है तो उससे बिजली का निर्माण भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इस पानी का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सिंचाई में भी कर सकते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वहां से छोटी छोटी नहरें बना दी जाती हैं जो अलग अलग तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, जहां पर सिंचाई की जो आवश्यकता है हम उसको पूरा कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सतह पर पाए जाने वाला जल होता है उसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी अलग अलग तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तीसरा प्रकार हमारे पास आता है भूमिगत जल का। भूमिगत जल या फिर आप जिसे कहते हैं अंतः खंड, जो भूमि के नीचे पाया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर हम इसे कहते हैं। वर्षा का जो जल है वो धरती जो है उसको सोख लेती है, भूमि उसको क्या कर लेती है, धीरे धीरे उसका रिसाव कर लेती है, जिसको हम अंतः स्थल जल कहा जाता है। तो कुओं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा, ये ऐसे स्रोत हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसके माध्यम से उस वर्षा के जल को बाहर निकाल सकते हो। और वर्षा के बाद जो जल है वो धरती की ऊपरी सतह से क्या है, धीरे धीरे रिस कर निचली परतों में चला जाता है। ऊपरी सतह से निचली सतह के बीच बीच में बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी जो है इसमें मिक्स हो जाते हैं। और इन पदार्थों में कुछ तो जल में विलीन होते हैं, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, और कुछ क्या होती है उसके ऊपर तैरते रहते हैं, तो आप उसे अपने तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। फिर झरने, कुएं और नलका, ये क्या है, इसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि टैप वाटर, कुएं के द्वारा क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का को निकाल सकते हैं। टैप वाटर जो आपके घरों में नलकों का पानी आता है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं कि किसी नदी, नहर के द्वारा आपके क्षेत्र तक पहुंचाए जाते हैं। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा वाटर का क्या बनाया जाता है, रिजर्वर बनाया जाता है, जहां पर पानी को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, और वहां से पानी आपके क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है। झरने जो कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कि प्राकृतिक में बहुत सारे झरने आपने देखे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के दिनों में आपको बहुत सारे क्षेत्रों में इनके द्वारा पानी बहता हुआ नजर आता है। ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कईयों में गर्म पानी निकलता है, कईयों में ठंडा पानी निकलता है। तो ये प्रकृति के आधार पर, और इनसे भी जो जल निकलता है वो पीने योग्य हो सकता है। फिर हम बात करेंगे नींद के बारे में। निंद्रा, हमारी जो जीवन है उसके लिए नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। और निंद्रा की आवश्यकता क्या है, हमारे स्वास्थ्य से इसका एक घनिष्ठ संबंध है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर
जो स्लीपिंग है वो बहुत आवश्यक है। सभी वर्ग के लिए, बच्चों के लिए जो है नींद का होना बहुत आवश्यक है। तो सोते समय ऐसा होता है कि हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, श्वसन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप स्लीप करते हैं तो उस वक़्त आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है वो क्या हो रहा है, रिलैक्स होता है। ठीक है? इस रिलैक्सेशन के साथ आपकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को रिपेयर करती है। ठीक है? आपका मस्तिष्क अपने आप को क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है? शांत होता है। तो बहुत सारे आपके जो शरीर के प्रोसेस हैं वो क्या है, इस दौरान चलते रहते हैं और इसलिए क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है या फिर आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। इसलिए मस्तिष्क जो है उसमें क्या है, रक्त का संचार कम हो जाता है और शरीर के अंगों को क्या मिलता है, रेस्ट, रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो कम से कम बच्चे की कम या हल्की है तो वह अच्छा मस्तिष्क से क्या नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्लीप को पूरा नहीं करते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव का कारण बनता है। आपको क्या बनाएगा, उग्र बनाएगा, आपको एंगर इश्यू होने लग सकते हैं, इंसोम्निया जैसी बीमारी आपको हो सकती है। तो निंद्रा ना आना भी क्या एक तरह का रोग है जो आपके मस्तिष्क को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। स्ट्रेस, बीपी का हाई होना, ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो सुनिंद्रा हेतु मतलब एक अच्छी नींद के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो घर है वहां पर उपस्थित जो चीजें हैं या परिस्थितियां हैं जो ऐसी होनी चाहिए जो क्या करें, आपके लिए एक बेटर स्लीप का कारण बनेंगी। तो आप जिस वातावरण में सोने जा रहे हैं वहां पर क्या होनी चाहिए, शुद्ध वायु होनी चाहिए। तो जिस भी कमरे में आप जाते हैं सोने के लिए, वहां का जो वातावरण है, वायु का आवागमन जो है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक उचित व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए ताकि सोते समय आपके जो खिड़की है, दरवाजे हैं, उनको आप खोल के रख सकें और शुद्ध वायु जो है वो क्या करेगी, आपके लिए बेहतर नींद का कार्य करेगी। और कभी भी आपको अपनी जो माउथ है, मुंह को ढककर नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होता है, जो CO2 है वो आपके ब्लैंकेट में रिलीज होती है और अगर आप CO2 ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लीवर को या आपकी किडनी को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर कि जब भी आप सो रहे हैं अपने मुंह को खुला ही रखें। फिर शांत वातावरण में, कि जब आप सोने जाते हैं तो और एक अच्छी और गहरी नींद के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। यदि सोने के कमरे में अथवा उसके आसपास आपको शोर जो है नजर आता है, नींद में बाधा आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए सोने का जो कमरा है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर शोर ना हो, वातावरण क्या हो वहाँ का शांत होते, एक अच्छी गहरी नींद आप क्या है ले पाएंगे जो आपके मस्तिष्क को रिलैक्सेशन देती है। फिर आपका जो बेड है वो कैसा होना चाहिए, सोने का जो स्थान है वो कोमल, स्वच्छ, साफ सुथरा होना चाहिए ताकि आप एक रिलैक्स महसूस कर सकें। कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए। ठीक है? कठोर या फिर गंदी जो अर्थव्यवस्था होती है या फिर आप कह सकते हैं कि आपके आसपास का वातावरण जो है वो अगर साफ सुथरा नहीं है, अव्यवस्थित है, तो वो आपके बिस्तर के लिए एक अच्छी नींद का कारण नहीं बनेगा। फिर समय, सही समय का उपयोग करना या सही समय पर सोने के लिए निश्चित समय बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सामान्यतः शाम को जल्दी सोना, प्रातःकालीन जल्दी उठना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। प्रतिदिन आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं, यानी फिक्स कर सकते हैं अपने सोने के और उठने के समय को, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, चिल्ड्रन की, तो क्योंकि आपका जो एक पूरा दिन होता है बहुत लंबा होता है, तो उसमें उन्हें कम से कम मध्याह्न में, दोपहर के समय 1 से 1.5 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए ताकि उनके शरीर को रिलैक्सेशन मिले, उनके मस्तिष्क को कंफर्टेबल हो और वो बेहतर तरीके से अपनी गतिविधियों को पूरा कर पाए। फिर वायु ताप, कि जिस कमरे में आप सोने जा रहे हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ का टेम्परेचर आपकी नींद को प्रभावित करेगा। तो यदि आप ऐसी जगह पर सो रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो गर्मी के कारण आपकी नींद खराब होगी, और अगर आप ऐसे स्थान पर जो रहे हैं जहाँ पर अत्यधिक ठंड है तो वो भी क्या करती है, आपकी नींद को प्रभावित करती है। तो इसी प्रकार यदि कमरे का तापमान क्या है, निम्न है या फिर उच्च है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो नींद के लिए क्या है, आपके कमरे का जो तापमान है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखें और ऐसे स्थान पर सोने की व्यवस्था करें। फिर हल्का भोजन, कि आपकी अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि आप हमेशा आहार में
लाइट फूड लें, और यदि आहार जो है सादा सिंपल है और संतुलित है तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक बेहतर नींद का काम करता है। तीखे या फिर ऐसे भोजन को ग्रहण ना करें जो आपके पेट से सरलता से पचाए नहीं जा सकते। तो आपको विश्राम करने में जैसे एसिडिटी होना, अपच होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं जो आपकी नींद को खराब करती हैं। फिर हमेशा बहुत ज्यादा भारी, गरिष्ठ, तीखे, बहुत ज्यादा मसाले वाला भोजन आपको नहीं करना चाहिए, वो आपकी गहरी नींद को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर पेट को विश्राम देने के लिए ये जरूरी है कि आप क्या करें, अपने भोजन को हल्का रखें और अपने शरीर को कि रोग की ग्रहणशीलता जो है उसको बढ़ावा देती है, कि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। फिर है संवेगात्मक स्थिति, कि अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, किसी चीज का भय आपको सता रहा है, किसी चिंता में आप हैं, तो भी वो आपकी नींद को क्या करते हैं, खराब करती है। तो आहार के अलावा अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो ये आपकी निद्रा को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। यदि बच्चे को मस्तिष्क में अनावश्यक भय है, उसके मन में चिंता है, विभिन्न कारणों से मानसिक रूप से कोई तनाव वो अनुभव कर रहा है, ठीक है, तो उसे गहरी नींद कभी नहीं आएगी। तो बच्चे को संवेगात्मक विकास में अगर आप चाहते हैं उसका विकास सही प्रकार से हो, तो शिक्षक व माता पिता को ये चाहिए कि बच्चे को हमेशा प्रेम पूर्वक और सहानुभूति का व्यवहार करें, ताकि वो किसी प्रकार के भय, तनाव, चिंता से हमेशा दूर रहे और अपने मानसिक विकास को सही प्रकार से जो है संचालित कर सके। फिर नींद की मात्रा जो है अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, अलग अलग एज में आपको अलग अलग तरह की नींद लेने की आवश्यकता होती है, जो आपको यहाँ पर एक तालिका में दी हुई है। तो शैशव अवस्था की जब हम बात करते हैं, 2 से 4 वर्ष की जो आयु होती है, मिनिमम जो बच्चे होते हैं उन्हें 14 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। 4 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एटलीस्ट 12 आवर्स जो है वो जरूरी होते हैं विश्राम के लिए। 12 से लेकर 14 एज की जब आप बात करते हैं तो कम से कम 10 आवर्स की नींद उन्हें लेनी चाहिए। किशोर अवस्था की जब हम बात करते हैं, जो 14 से 16 वर्ष की होती है, ऐसी एज में बच्चों को कम से कम 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। युवा अवस्था जो 19 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, उस अवस्था में आप कह सकते हैं कि बच्चे को कम से कम 8 घंटे की नींद उसके लिए सफिशियंट होती है। फिर प्रौढ़ अवस्था की जब हम बात करते हैं तो 50 वर्ष की आयु के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जो है वो उपयुक्त है। तो 8 घंटे से अधिक जो है आपको नहीं सोना चाहिए। तो इतनी जो एज है आपकी, उस अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्लीप को पूरा करते हैं तो ये आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, एक अच्छे हेल्थ को आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जो नींद से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं उनको ठीक रखते हैं, आपके बीपी को परफेक्ट रखेंगे, और आपके मानसिक जो शक्ति है उसका विकास करते हैं। मानसिक रूप से आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा विकसित